नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन काल के बाद मध्यकाल की ओर चलते हैं। मध्यकाल में हम आज सल्तनत काल की स्थापना जानेंगे कि सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो सल्तनत काल में हम पहुंचते हैं। यहां पे आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी की आकस्मिक मृत्यु के बाद जो राजनीति है उसमें क्या परिवर्तन आया। जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई वैसे ही सत्ता को लेकर के तीन गुलामों, उन गुलामों का नाम था ताजुद्दीन याल्दौज, नाम याद रख लीजिए, ताजुद्दीन याल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता प्राप्त हो गई, यानी वह सुल्तान बन गया। और यह सुल्तान ज्यादा दिनों तक ना रह पाया। 1210 में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, केवल 4 वर्ष तक ही वह शासन कर पाया। इस 4 वर्ष में ही उसने काफी कुछ कर लिया था अपने शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे कि कुतुबुद्दीन एक कुशल सैनिक था। वह एक वीर योद्धा था, कुशल था, एक अच्छा सैनिक था, सेनापति था। ठीक है, तो अपने स्वामी के बाद सत्ता को सुदृढ़ करने में उसने केंद्रीय भूमिका निभाई थी, यानी सत्ता को उसने केंद्रीकृत कर दिया था। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, यानी आराम शाह को गद्दी पर उन्होंने बैठा दिया। अमीरों ने, जो उमरा वर्ग था, अमीर वर्ग था, उन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन जो आराम शाह था वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, यानी ज्यादा समय तक वह नहीं रहा। इसके बाद आराम शाह के बाद जो ऐबक का दामाद था, जिसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इसका नाम भी आप लोग याद रख लीजिए। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गद्दी पर बैठा। तो ऐबक की ही भांति इल्तुतमिश ने भी अपने को राजनीतिक दलदल में पाया, यानी जैसी राजनीति का शिकार कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था, जैसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था, उसी ही प्रकार की कॉन्स्पिरेसी का जो शिकार था वह इल्तुतमिश भी हुआ। इल्तुतमिश ने 26 वर्ष तक शासन किया। और इल्तुतमिश के शासनकाल को हम यहां पर 3 चरणों में बांटते हैं। दोस्तों देखिए, पहला चरण जो है 1210 से 1220 तक का है, और दूसरा जो चरण है वह 1221 से 1227 तक का, और तीसरा चरण जो है वो 1228 से 1236 तक का। ये 3 चरणों में हमने उसके शासनकाल को बांट दिया। इन 3 चरणों में उसने अलग अलग काम किए। देखिए, सबसे पहले चरण में उसने क्या किया, अपने शत्रुओं पर उसने अपना अधिकार जमाया, यानी जो भी उसके शत्रु थे उनको उसने क्या किया, उनके ऊपर हावी हो गया था वो। और वो कब का समय था, वो 1210 से 1220 का समय था। 1221 से लेकर के 1227 तक उसने मंगोलों की जो समस्या थी, जो मंगोलों का खतरा था, उसका सामना किया उसने। मंगोलों को उसने क्या किया, उस समस्या को हल किया, उनको हराया। और 1228 से 1236 का जो समय था, उसने इस काल में अपने राजवंश को सुदृढ़ बनाया, अपने राजवंश को सुदृढ़ किया। यानी इल्तुतमिश ने 26 वर्ष तक काफी मेहनत की। अब देखते हैं यहां पे इल्तुतमिश का योगदान क्या था, इल्तुतमिश ने क्या किया। इल्तुतमिश के लिए हम इल्तुतमिश की जो योगदान था
उसके लिए इल्तुतमिश फेमस है। जैसे उसने इक्ता प्रणाली चलाई, पहला काम उसका था इक्ता प्रणाली उसने चलाई। दूसरा उसने काम क्या किया, अपनी सेना को केंद्रीकृत किया, उसको सुदृढ़ किया। तीसरा काम उसने क्या किया, मुद्रा जो थी, मुद्रा को सुव्यवस्थित किया, यानी जो करेंसी थी उसको उसने क्या किया, सुव्यवस्थित किया, उसको मजबूत बनाया। अब ये यहां पे जानेंगे ये इक्ता प्रणाली क्या होती है, ये इक्ता है क्या। इक्ता असल में क्या होता है कि जो अधिकारी वर्ग होता है उसको वेतन ना दे करके, यानी तनख्वाह ना दे करके उसको भूमि दे दी जाती थी, यानी भूमि से जो भी वो टैक्स वसूलेगा वो उसका वेतन हो जाता था। तो इस प्रकार से इक्ता क्या होते थे, इक्ता एक प्रकार की जो है भूमि अनुदान होता था जो अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। सल्तनत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसने सेना को एक केंद्रीकृत रूप दिया, यानी अपनी जो आर्मी है उसको उसने सेंट्रलाइज किया। और दोस्तों देखिए यहां पे उसने चांदी का टंका, यहां पे चांदी का उसने क्या चलाया, टंका, और तांबे का उसने जीतल चलाया। यानी ये एक मुद्रा है, चांदी का तो टंका हो गया, याद रखिएगा एग्जाम में आता है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देता है चांदी का टंका उसने कौन सी मुद्राएं चलाई, तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसने चलाया। आगे देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने शासन को, यानी अपने शासन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए उसने खलीफा से एक जो है लेटर, यानी खलीफा से स्वीकृति अपने को दिलवाई थी, यानी अपने शासन को उसने वैलिडेट करवाया, और वो वैलिडेट उसने खलीफा से करवाया, बगदाद के खलीफा से उसने अपने को वैलिडेट कराया कि मैं शासक के रूप में उपयुक्त हूं। बगदाद के खलीफा के नाम से उसने सिक्कों में उनको नाम को जो है उसने बगदाद का जो खलीफा था उसके नाम को अपने सिक्के में खुदवाया। अगला दोस्तों, कुतुब मीनार का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन वह शुरू तो कर लिया, लेकिन वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 4 साल तक ही शासन कर पाया था, वो मर गया बीच में ही। तो उसके कुतुब मीनार के काम के बीच में ही वो मर जाता है, तो अपूर्ण रह जाता है। तो इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है बताइए। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई, मैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देख रहा था तो उस एक क्वेश्चन पेपर में यह भी पूछा था कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई 73 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी, जिसका नाम पूरे जो है इतिहास में प्रसिद्ध है, रजिया सुल्तान के नाम से, यह शासन सत्ता में आ जाती है, यानी सत्ता को यह संभाल लेती है। सिंहासन ग्रहण करने के बाद रजिया ने महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए और वह पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा और टोपी अर्थात कुल्लाह पहन करके वह जनता के सम्मुख आती थी, यानी अपने को मर्दाना वह शो करती थी। क्योंकि हमारा जो समाज होता है दोस्तों वो पितृसत्तात्मक समाज होता है, जो जनता होती है वह पुरुष को स्वीकार करती है, महिलाओं को कम स्वीकार करती है, इसलिए उन्होंने अपना जो गेटअप था वह पुरुष की तरह बनाया। रजिया ने दोस्तों केवल 3.5 वर्ष तक शासन किया, केवल 3.5 वर्ष तक ही रजिया ने शासन किया। और रजिया के बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, यानी बहराम शाह उसके बाद गद्दी पर बैठे। लेकिन 4 वर्ष बाद 1246 में इनको बंदी बना दिया जाता है और उसकी जगह यानी बहराम शाह की जगह इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, यानी किसको, इल्तुतमिश का जो बेटा था उसको बहराम शाह की जगह इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद को बहराम शाह की जगह सुल्तान बना दिया गया। इसके बाद नसरुद्दीन को
इल्तुतमिश के एक तुर्की गुलाम, यानी इल्तुतमिश का एक जो तुर्की गुलाम था उसने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। यानी ऐसा इसामी और इब्न बतूता कहते हैं, ये एक इतिहासकार हैं, इसामी और इब्न बतूता ये कहते हैं कि जो इल्तुतमिश का एक गुलाम था, तुर्की गुलाम था, उसने नसरुद्दीन को जहर दे दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों उस तुर्की गुलाम का नाम गयासुद्दीन बलवन था। और गयासुद्दीन बलवन के बारे में आपको हम बता दें, ये ज्यादा खूबसूरत नहीं था, ये बौना था, गट्ठा था, बौना भी नहीं था, गट्ठा था, छोटा था कद का। बलवन के शासनकाल को विस्तार का ना कह करके सुदृढ़ीकरण का काल कहा जाता है। इसने अपने शासन का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन अपने शासन को सुदृढ़ किया उसने। बलवन इसके बाद क्या करता है, देखिए दोस्तों, बलवन ने दोआब जो क्षेत्र था उस पर नियंत्रण का प्रयास किया, क्योंकि जहां पर विद्रोह की आग सुलग रही थी, यानी जो दोआब क्षेत्र था वहां पर विद्रोह हो रहा था, तो उसको उसने क्या किया, नियंत्रण किया। क्योंकि दोआब का जो फर्टाइल क्षेत्र था वह उस किसी दूसरे के नियंत्रण में ना जाए, तो इसने क्या किया, दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया। बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई। तो बलवन की नीति में रक्त और लौह की नीति याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। बलवन ने एक प्रथा चलाई थी, उस प्रथा का नाम है सिजदा व पैबोस। अब ये सिजदा पैबोस क्या होता है कि कोई भी बलवन के दरबार में आएगा तो वह बलवन को सिजदा यानी सलाम करेगा, और पैबोस उनके पैरों को, उनके हाथों को चूमेगा। ठीक है, तो एक ये प्रथा थी जो बलवन ने चलाई थी, यह जरूर करनी थी। छोटे कद का होने के बावजूद उसकी टोपी लंबी होती थी, यानी वह उसका जो टोपी जो पहनता था काफी लंबी टोपी पहनता था, जिससे कि दरबार में उसका रुतबा बना रहे और जो है बलवन का एक जो है खौफ सबके दिमाग पर हो। दूसरी बात उसने क्या की, जब दरबार चलता था उस समय बलवन किसी का हंसना पसंद नहीं करता था। इतना ही नहीं, उसने दरबारियों के बीच में मद्यपान का बिल्कुल निषेध कर दिया, यानी कोई भी दरबारी धूम्रपान या फिर मद्यपान, सुरापान कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से उसने अपने दरबार में एक प्रकार का अनुशासन बना दिया था। बलवन ने वंशावली पर बहुत जोर दिया। बलवन अपने को इलाइट वर्ग का बताता था, और उसने क्या किया था बलवन ने, वह स्वयं को पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज मानता था। यानी पौराणिक जो कथाओं में जो उस समय चलती थी उसमें वह क्या है, अपने को अफरासियाब का वंशज बताता था। यानी इसके पीछे क्या था कि बलवन एक प्रकार से अपना जो है व्यक्तित्व ऐसा दिखाना चाहता था जिससे कि उसका खौफ बना रहे, जनता उसको माने, उसके शासन को मान्यता प्रदान करे और उसके शासन को क्या मिल जाए, मान्यता मिल जाए। अब देखिए, बलवन के बाद के जो सुल्तान हुए वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, और इस प्रकार से जिस मामलुक वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी शुरुआत की थी, जिस वंश की नींव रखी थी, उस मामलुक वंश का अंत हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। धन्यवाद।